Good afternoon, Young India, and welcome to the class. Today in this class, we are going to go ahead with our discussion of accountability. Yesterday, when we were completing our class session, we were discussing actually the delegated legislation. After the delegated legislation, if we see in the executive control, the next is ordinances. ऑर्डिनेंसेस भी एक तरह का टूल माने जाते हैं, है ना। ऑर्डिनेंसेस को आप कहते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंसेस। एंड you know each and everything about the ordinance. अध्यादेश के संदर्भ में आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इस पर कोई चर्चा मैं नहीं करने वाला हूं। ओके, इसके बाद हम पाते हैं इसी डिस्कशन में आगे सिविल सर्विसेज Code means code of conduct. But here I would like to write codes of conduct. आचार संहिता। क्यों लिख रहे हैं यहां आचार संहिता? क्योंकि आचार संहिता भी सभी प्रशासकों को जवाबदेही सुनिश्चित करने में काम आती है ना। आप सब जानते होंगे, इसलिए हम आचार संहिता की बात करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो आचार संहिता हर जगह पाई जाती है। धारा 144 नहीं, लोक सेवा आचार संहिता, सिविल सर्विसेज के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज। एंड 144 इज नॉट आचार संहिता आल्सो। ठीक, वह आचार संहिता नहीं है। आचार संहिता कहते हैं जब निर्वाचन आयोग लगाता है आप लोग उसको, हाँ, लेकिन ये आचार संहिता जो है क्या होती है? ये आचार संहिता है उन लोगों के लिए जो लोक सेवक बनते हैं, ठीक। और हर सेवा का, एवरी सर्विस हैज इट्स कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे ऑल इंडिया सर्विस, जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सर्विस रूल्स लिखते हैं इसको, ये क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। पहले 1954 में बना था, फिर इसमें 1968 में कुछ चेंजेस हुए। सेवा संबंधी आचार संहिता, ठीक। इसी तरह से रेलवेज का हो जाएगा, इनफैक्ट है। इसी तरह से सेंट्रल सर्विस का हो जाएगा, केंद्रीय सेवा,
और आप देखोगे तो हर लेवल के अधिकारी और कर्मचारी के लिए एक आचार संहिता होती है। ठीक है, हर लेवल के लिए, चाहे वो क्लर्क हो, यहां तक कि पियोन है तो उसकी भी है। ठीक है ना, ये भी रहता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आचार संहिताएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये भी नियंत्रण में या जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं। यदि कोई भी अधिकारी जो बातें अथवा जो जो है कोड ऑफ कंडक्ट में जो नियमावली है, जो नियमावली भी इसको कुछ लोग कहते हैं, नियमावली में जो चीजें दी गई हैं, हाँ नियमावली इसी को कहते हैं, नियमावली में जो चीजें दी गई होती हैं, यदि उनका कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। आगे, ठीक है ना? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आचार संहिताएं भी जवाबदेही में सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। एक रेलवेज 55 सेंट्रल 1956। इसी तरह से राज्य सेवाओं में भी सेवा नियमावली या आचार संहिता पाई जाती है। सभी राज्य सरकारें अपने अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए, वहां डिटेल में पढ़ना है, एथिक्स में यहां नहीं पढ़ना है, के लिए क्या करते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कराते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो कार्यपालिका का नियंत्रण है प्रशासन पर, वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग कहां चलेंगे? न्यायिक नियंत्रण की तरफ। न्यायिक नियंत्रण अगला हेडिंग, ठीक है, जो शायद सबको आ जाएगा समझ में, जो लोग कल क्लास नहीं किए थे उनको भी। जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सभी को ये दिख रहा होगा कि अब वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। ऑर्डिनेंस पॉलिटी में समझिए, आपको समझाया गया है, दो चीजें ओवरलैप करती हैं और उनसे मुझे बचना होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। न्यायिक नियंत्रण को पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा तुलनात्मक समझना पड़ेगा। You have to understand the judicial control a little bit comparatively. हाँ, कोई बात नहीं, चलिए। और आप सबको एक बात और बता दूं कि इंग्लिश मीडियम में सुबह की जो क्लास होती है, प्योर इंग्लिश वाली, जो इंग्लिश नहीं है, उसमें मेरे ये कह देने के बाद कि अब आप आपस में चैट ना करें या मुझे
कुछ भी ना लिखें संबोधित करके, तो बेचारे शांति से पढ़ते हैं। और मैं अब कह रहा हूं कि चुपचाप पढ़िए शांति से, बिल्कुल एक भी कोई बात चैट ना करिए, नहीं तो फिर कोई कहेगा कि हमको नहीं समझ आ रहा है। और ये बंटी बबली कौन है भाई? चलिए कोई बात नहीं, आपस में चैट ना करें। सर जी ऐसा नहीं है कि मेरे पास 365 कोट है। हाँ, सफेद कलर की कई हैं, क्योंकि सफेद ही रहती है तो आपको नहीं समझ आता कि मैंने शर्ट भी बदल ली। ठीक, चलिए शर्ट वट मत देखिए, जो मैं पढ़ाता हूं वो देखिए। अब आपको एक कंपैरेटिव स्टडी में कराने जा रहा हूं। ठीक, न्यायिक नियंत्रण की स्थिति सबसे पहले इंडिया में बड़ा खराब सा फिगर बन गया यार। सही, आप क्या करेंगे? ये आपका है, क्या नाम है, लेजिस्लेचर जो सर्कल में है। ठीक, सर्कल वाला क्या है? विधायिका है। ठीक है ना? और विधायिका का आपने भारत में भी नाम रखा है पार्लियामेंट, और ब्रिटिश भी पार्लियामेंट है। यहां नाम लिखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ यूके, और यहां लिख देंगे इंडिया। सेम रहेगा, हिंदी में फिगर का नाम लिखेंगे संसदीय शासन प्रणाली की सरकार यूके। ठीक है, यूके। और यहां संसदीय शासन प्रणाली की सरकार भारत। ठीक, और बहुत सारी चीज आप जानते हैं इसके बारे में। अब तो हम केवल बताने जा रहे हैं कुछ और चीज। ठीक, अब ये है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी जो ट्रायंगल है, यहां भी एग्जीक्यूटिव बॉडी ट्रायंगल है। और ये जरा देखिए, ये है अमेरिका का सिस्टम। यहां लिख दीजिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूएसए। ठीक, अब यहां पर क्या है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ये वहां के प्रेसिडेंट महोदय हैं, और प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट करती है जनता, वहां के राष्ट्रपति को जनता सीधे निर्वाचित करती है ना। और वहां का राष्ट्रपति अपने राज्य सचिवों की नियुक्ति स्वयं करता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट SOS। जो आपके मंत्री होते हैं या यूके में मंत्री कहलाते हैं,
वे जो हैं ठीक ठीक है, यहां पर एसओएस कहलाते हैं, और वहां की लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है, ये भी आप जानते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो यहां पर न्यायिक नियंत्रण का जो विषय है ना, न्यायिक नियंत्रण का विषय बड़ा स्पष्ट है। यहां पर जुडिशरी बहुत स्पष्ट तरीके से विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जुडिशरी के ऊपर संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां भी कैसा है, रिटन। यहां ब्रिटेन की स्थिति जब आप देखते हैं तो ब्रिटेन में जुडिशरी ऐसे साइड में है बेचारी, और इसके पास किसको नियंत्रण करने का अधिकार है, तो केवल और केवल एग्जीक्यूटिव को। पार्लियामेंट पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं कर सकती। एरो ही बता रहा है। भारत में जुडिशरी की स्थिति कुछ ज्यादा ही अलग हो जाती है ब्रिटेन की तुलना में, और आप जानते हैं भारत में न्यायपालिका दोनों पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति तो खैर नहीं, लेकिन बाकी सब आते हैं। ठीक, तो अब प्रश्न उठता है, या यूएस, यूके, इंडिया, ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि ये जो है ब्रिटेन, यहां तो साफ साफ झलकता है, स्पष्ट होता है कि संसद के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, संसद के द्वारा, एसओएस का मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राज्य सचिव, यहां साफ है, स्पष्ट है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि को यहां पर न्यायपालिका क्या नहीं कर सकती, कोई रिव्यू नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ओके, इट मीन्स दैट पार्लियामेंट अमंग ऑल द 3 ऑर्गन्स इज द सुप्रीम ऑर्गन, वहां चलता है। और यहां क्या होता है, यहां न्यायपालिका इन तीनों ऑर्गन्स में सर्वोच्च है। सिक्योरिटी नहीं, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सचिव, राज्य सचिव। ठीक, यहां पर कौन सर्वोच्च है, न्यायपालिका। यहां की स्थिति कैसी है, तो यहां सर्वोच्च नहीं है। ठीक, सर्वोच्च नहीं है, लेकिन बात तो यह है कि भारत में न्यायपालिका क्या कर रही है, विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों का पुनरावलोकन करती है। जुडिशरी रिव्यूज द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, इजंट सो? इसलिए अब आप समझिएगा कि क्या हुआ। यहां पर जुडिशरी की जो स्थिति है, दोनों संसदीय शासन प्रणाली हैं, फिर भी न्यायिक नियंत्रण में भिन्नता है। समझ में आ गया? जुडिशरी के ऊपर संविधान लिखे हैं, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। आपके यहां भी लिखित संविधान सर्वोपरि है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रिटेन में रिटेन है ही नहीं, इसलिए ऊपर नहीं आता है। ठीक, अब सीधे मुद्दे पर अंतिम बार फिर से समझा रहा हूं। तो क्या हुआ, यहां न्यायपालिका को विधायिका द्वारा नियंत्रण। देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत सुपरफिशियल लैंग्वेज में लोग लिख देते हैं कि विधायिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा इस पर न्यायपालिका द्वारा संसद पर नियंत्रण रखा जाता है। ऐसा नहीं होता। संसदीय विधियों पर नियंत्रण रख सकती है।
संसदीय विधियों का पुनरावलोकन कर सकती है। द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट कैन बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी। ओके, थोड़ा यहां ध्यान में रखना होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं, अब यही बताने जा रहा हूं। लेकिन एल का मतलब हिंदी में लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर हिंदी में विधायिका। जब हालत सुनते नहीं हैं, सुन भी लिया करिए जो मैं लगातार बोलता रहता हूं। चलिए, तो अब देखिए, ये और ये एक जैसे नहीं हैं। जुडिशरी की पोजीशन यहां नहीं है। इस वाले में लिख दीजिए, अध्यक्षीय वाले में एक लाइन, राइट प्लीज। इन यूएसए जुडिशरी, इन यूएसए जुडिशरी, in USA, judiciary is the supreme organ among all the three organs. हिंदी में लिखें, अमेरिका में न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों में सर्वोच्च है। यहां लिखिए, यूके वाले में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में संसद सरकार के तीनों अंगों में सर्वोच्च है। सरकार के तीनों अंगों में सर्वोच्च है। यहां लिखिए, भारत में संविधान द्वारा, ओके, हियर यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑर्गन अमंग ऑल द थ्री ऑर्गन्स। यहां लिखेंगे इंडिया में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत में संविधान द्वारा संसदीय सर्वोच्चता एवं, संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक प्राधिकार, न्यायिक प्राधिकार के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन provides for a balance between the parliamentary supremacy and judicial authority इसलिए भारत के संदर्भ में थोड़ा सा और लिख दीजिए इस प्रकार, भारत में न्यायपालिका संसद द्वारा, या विधायिका लिखें, विधायिका द्वारा निर्मित, विधायिका द्वारा निर्मित विधियों का पुनरावलोकन करने के साथ साथ, विधियों का पुनरावलोकन करने के साथ साथ कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करती है।
नियंत्रण करती है। ओके, ठीक। Thus, the judiciary in India enjoys authority to review the laws, made by the parliament as well as controls the executive. ध्यान रखिए इस बात का कि भारत में न्यायपालिका अमेरिकी न्यायपालिका की तरह सर्वोच्च नहीं है। ये बात सदैव ध्यान रखनी है। भारत में क्या हुआ है, भारत में दोनों के बीच संतुलन रखा गया है। अब आ जाइए इस पृष्ठभूमि में, इन दिस कंटेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। यह केवल संदर्भ था जो आपको समझना जरूरी था। अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, न्यायिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे न्यायिक नियंत्रण का तात्पर्य। व्हाट डज इट मीन। ठीक, 4 शब्द लिखने हैं, ओनली 4 वर्ड्स। कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन बाई जुडिशियरी का तात्पर्य प्रशासन पर न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण रखा जाना है, रखा जाना है। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ओके, तो अगली बात, पर्पस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल। प्रशासन पर बार बार वही लिखने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टूड मानिए कि अब प्रशासन पर क्या हो रहा है, नियंत्रण की बात हो रही है। सीधी सी बात है न्यायपालिका की। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स and freedom of people and to ensure legality of administrative actions
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। हिंदी में लिखें उद्देश्य। इसका उद्देश्य लोगों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा संरक्षण, नट सुरक्षा का संरक्षण तथा प्रशासनिक कार्यवाहियों की वैधता, सुनिश्चित करना है। चलिए इसके बाद बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सॉरी जुडिशियल कंट्रोल। बेसिस, आधार क्या है इसका? तो द बेसिस, 3 शब्द, रूल ऑफ लॉ। सपोज जहां विधि का शासन, ओके, विधि का शासन, सपोज जहां विधि का शासन ही ना हो, जहां रूल ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई जा रही हो या उड़ा दी गई हो, या फिर जहां डिक्टेटरशिप स्थापित हो गई हो, निरंकुश शासन हो, नॉर्थ कोरिया हो, म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो, तो क्या वहां रूल ऑफ लॉ है? और अगर कोई ये कह देगा नहीं अफगानिस्तान में उनका अपना कानून है इसलिए रूल ऑफ लॉ है, तो मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कीजिएगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मीन्स व्हाट डाइसी हैज गिवन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नो आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर। ठीक, तो ये बात को ध्यान में रखना है। तो जहां विधि का शासन होगा वहीं न्यायिक नियंत्रण संभव होगा। जहां विधि का शासन होगा ही नहीं, वहां न्यायिक नियंत्रण कैसे संभव होगा? Where there is no rule of law, then how the judiciary will ensure that the things are legal or illegal? जहां विधि का शासन नहीं हो, वहां न्यायपालिका यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि कोई कार्य अथवा कार्यवाही वैध है या अवैध है? संभव नहीं है। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन का आधार बन जाता है, सॉरी, न्यायिक नियंत्रण का, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का आधार बनता है विधि का शासन। ठीक, चलिए रूल ऑफ लॉ। अब मसला यह है कि चलो भाई कोई भी देश है वहां पर विधि का शासन है, वहां पर न्यायपालिका भी कुछ इस तरह से है, सब कुछ है, तो कैसे सुनिश्चित होगा? कब यह सुनिश्चित होगा कि जुडिशरी इंटरवीन करे? यह सुनिश्चित कब होगा, या ऐसी कौन सी स्थिति अथवा परिस्थिति बनेगी जिसमें न्यायपालिका को इंटरफियर करने का
न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अवसर मिले। ठीक, तो जरा देख लीजिए। अब ये हो गया स्कोप, अवसर। स्कोप को यहां अवसर समझिएगा। तो लिखिए जरा, न्यायपालिका के हस्तक्षेप के अवसर। तो लिख दीजिए, द जुडिशरी कैन intervene if, not in, if all or any of the following conditions occur or emerge. न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब निम्नलिखित में से सभी अथवा कोई एक परिस्थिति उत्पन्न हो। निम्नलिखित में से सभी अथवा कोई एक परिस्थिति उत्पन्न हो। पहला, ओवरफिजेंस। फिजेंस का मतलब क्या होता है? फिजेंस का मतलब लिख रहा हूं, ओवर का नहीं, केवल फिजेंस का। व्हाट इज एक्सपेक्टेड इनफ। हिंदी में फिजेंस का कोई वर्ड नहीं है, हिंदी वाले भी यही लिखेंगे, ओवर फिजेंस। इसको हिंदी में फिजेंस का तात्पर्य क्या हुआ, ये हिंदी में बताया जा सकता है, जो पर्याप्त रूप से अपेक्षित हो। और यहां बात किसकी हो रही है? प्रशासन की हो रही है। तो प्रशासन से, सरकारी अधिकारी से, सरकारी कर्मचारी से क्या पर्याप्त रूप से अपेक्षित है। ठीक, दैट इज फिजेंस। मान लो आपसे अपेक्षा है कि आप अपने जिले में कार्य करेंगे एज अ डीएम। अब दूसरे जिले में चल जाकर के काम करने लग गए डीएम बन करके, तो क्या होगा? ओवरफिजेंस। आपने अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर दिया, आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। ठीक, इसी तरह से दूसरा है मिसफिजेंस। अब ये समझ गए होंगे, जितना कहा गया था, जितना अपेक्षित था, उतना करने में मिस कर गए। ठीक है, मिस कर गए। ठीक, मिस कर गए। रमेश प्रजापति, तुम अपना पढ़ो बेटा, इन लोगों के चक्कर में ना पढ़ो। ठीक, अपना पढ़ो, इनको उत्तर दे। अच्छा, कई लोग ना दूसरे के चैट का जवाब देने लगते हैं, ये सब मूर्खता काम ना करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो मन में आया लिखता रहे। ठीक,
मिसफिजेंस मैं उसी समय चैट लूंगा जब मैं लेता हूं, क्लास के अंत में 10 मिनट। ठीक, टेंशन ना लो, पढ़ा रहने दो इन लोगों को। मिसफिजेंस के बाद मेलफिजेंस, लाइक मेल न्यूट्रिशन, जैसे कुपोषण वैसे मेलफिजेंस। ठीक, इसके बाद एरर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग, चौथा एरर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं तथ्यों की खोज अथवा जानकारी करने में त्रुटि। और पांचवी कंडीशन है एरर ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रियात्मक त्रुटि। प्रोसीजरल एरर कर दिया। ठीक, ठीक है ना। अब देखिए, यदि प्रशासन द्वारा इन पांचों में से कोई एक गड़बड़ी हो जाती है, या कोई इतना बड़ा वाला करप्ट अफसर है जो पांच की पांचों त्रुटियां कर रहा है, तो फिर क्या होगा? इसका परिणाम क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि हम पर, आप पर प्रशासन द्वारा की गई किसी कार्यवाही का उल्टा प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो क्या हुआ? हमारी शिकायत पैदा हुई, और हमारी शिकायत पैदा हुई तो हम जाएंगे कहां? कहां जाएंगे? न्यायपालिका। क्लियर है? अब फ्रांस में हम होते तो हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जाते, लेकिन हम फ्रांस में तो है नहीं, हम तो भारत में हैं, जहां हमारी शिकायतों का निवारण कहां होता है? न्यायालय में, सामान्य न्यायालय में। इसीलिए इन स्थितियों में क्या होता है? न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है और कर सकती है। इन सब का डिटेल अभी 2-2 लाइन लिखवाऊंगा, पहले ये डन करिए। डन, वेरी गुड। अब पहला हेडिंग डालिए, ओवरफिजेंस। इसको हिंदी में लिखिए, इसको हिंदी में लिखेंगे, ओवरफिजेंस को हिंदी में लिखें। अधिकार, ओवरफिजेंस को हिंदी में लिखिए, अधिकार क्षेत्र से परे जाना। और इसके अंदर में लिखिए, व्हेन एन एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट बियॉन्ड हिज jurisdiction, jurisdiction either geographical
और आइदर ज्योग्राफिकल और authoritative, then it is called as overfeasance. Then it is called as overfeasance. हिंदी में लिखिए, जब कोई प्रशासक अपने भौगोलिक अथवा आधिकारिक क्षेत्राधिकार से परे जाते हुए कोई कार्य अथवा कार्यवाही करता है तो उसे ओवरफीजेंस कहा जाता है। मिस दिव्या द्विवेदी 3 बार समझा चुका, 3 बार ओवरफीजेंस क्या है ये 3 बार समझा चुका। गो बैक टू योर क्लास, लिसन केयरफुली, ओके, लिसन केयरफुली, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। ओवरफीजेंस ये हो गया साहब। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भौगोलिक क्षेत्राधिकार किसी को मिला है या जो अधिकार मिला है उसके बाहर जाकर के कोई भी अधिकारी अपना कार्यवाही, ड्यूटी नहीं कर सकता है। ठीक, ओके। अगली बात, और अगर ऐसा किया तो उसने क्या किया, उसने गलती की है। ठीक, क्या किया उसने, गलती की है। किसके विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध जो वहां गया, जो जिसको पीड़ा मिली प्रशासनिक अधिकारी से, ठीक है ना। और कई बार किसी एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसी एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किए गए कार्य का परिणाम किसी एक ही व्यक्ति को नहीं भुगतना पड़ता है। जैसे जब यहां कोई अननेसेसरी बकवास करना शुरू करता है तो उसका प्रभाव पूरी क्लास पर पड़ जाता है और आप तो लोक सेवक बनेंगे, पब्लिक सर्वेंट्स, तो सोसाइटी एट लार्ज पर उसका प्रभाव पड़ता है, उस पूरे समाज पर प्रभाव पड़ जाता है आपके द्वारा किए गए एक कार्य से अथवा लिए गए एक निर्णय से। ठीक, चलिए, मिसफिजेंस को हिंदी में आप अपकरण भी कह सकते हैं। जितना करना था उतना कार्य किया ही नहीं, एरर ऑफ लॉ है ये। जो विधि सम्मत काम करना था वह विधि सम्मत काम नहीं कर सका। ठीक, सब जगह ऐसा होता है। लोक सेवक हैं आप ना, तो जब आप लोक सेवक बनेंगे
तो भाई सब पर प्रभाव पड़ेगा ना। और इतने हद दर्जे की मूर्खता करने के बाद भी बेशर्मी के साथ मैदान में डटे रहना, ये दुनिया के सबसे बड़े बेशर्मों के ही बस का बात है, सबका बस का बात नहीं है। ठीक, चलिए, मिसफीजेंस में इसे अपकरण कहते हैं। मतलब अब आप चूंकि लोक सेवक हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक विधि के सीमा के अंतर्गत रहना है और वह विधि आपकी सीमा निर्धारित कर देती है, वे नियम आपकी सीमा निर्धारित कर देते हैं। और अगर आप उसके अंतर्गत रहते हुए काम ना करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरर ऑफ लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरर ऑफ लॉ। चलिए और सुनिए, और जितने लोग ये भी ज्ञान देते रहते हैं, सर आप ये करिए, सर आप वो करिए, सर आप वो करवा दीजिए, मैसेज बंद करवा दीजिए, तुम लोग भी कम मूर्ख नहीं हो, मूर्खों को उपदेश दे रहे हो। है? मत करो, अपना काम तुम करो, तुम अच्छे से पढ़ो, बस मूर्खों को रहने दो, करने दो जो कर रहे हैं। ठीक, ठीक है ना, अपना काम करो, दूसरे को मत बताओ कुछ। ठीक है ना, चलो लिख दीजिए इसके अंतर्गत मिसफिजेंस। इट सिंपली refers error of law। इसका सामान्य तात्पर्य, इसका सामान्य तात्पर्य कानूनी त्रुटि है, कानूनी त्रुटि है। ओके, दूसरे शब्दों में, इफ दूसरे शब्दों में यदि कोई प्रशासक यदि कोई प्रशासक किसी विधि को गलत तरीके से समझकर जनता पर उस गलत व्याख्या, जनता पर उस गलत व्याख्या के आधार पर कानून आरोपित करता है, तो उसे अपकरण कहा जाता है, तो उसे अपकरण कहा जाता है। इफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, if an administrator interprets a law wrongly and imposes upon the citizens
imposes upon the citizens. Then that is called misfeasance. Misfeasance. Next is malfeasance. दुराचार. It literally means abuse of authority. इसका शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ, नॉट शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ प्राधिकार का दुरुपयोग है. प्राधिकार का दुरुपयोग है. इन अदर वर्ड्स, इंग्लिश में लिखे, इन अदर वर्ड्स, in other words, if an administrator uses his authority vindictively, then it is called malfeasance. यदि, हिंदी वाले लिखें, यदि कोई प्रशासक अपने प्राधिकार का प्रयोग बदले की भावना से करता है तो उसे malfeasance या दुराचार कहा जाता है. Next is error of fact finding. वही बात है, हिंदी में भी आपकी हेडिंग पहले आप लिख चुके हैं, उसी को रिपीट कर लीजिए. तथ्यों की खोज में गड़बड़ी अथवा कमी, ठीक या भूल. When an administrator makes a mistake in the discovery of facts. आलोक, निषाद, कोई बात नहीं, थैंक यू यार, कर दो भैया, शिकायत कर दो मेरी. क्या लिखा मैंने, बोला मैंने, जब कोई प्रशासक, when an administrator makes a mistake in the discovery of facts and acts upon
wrong presumption acts upon wrong presumption, then it is called error of fact finding. हिंदी में लिखें, इसका तात्पर्य है कि प्रशासक तथ्यों की समझ में गलती करता है, तथ्यों की समझ में गलती करता है और अपनी उसी गलत धारणा के आधार पर कार्यवाही करता है, तो उसे तथ्यों की खोज में भूल माना जाता है। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, और कार्यवाही करता है, ऊपर आपने लिख दिया है, ठीक बात है, तात्पर्य है। अगला है एरर ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रियात्मक त्रुटि, एरर ऑफ प्रोसीजर। When an administrator does not follow the procedures laid down then it is called error of procedure. हिंदी वाले लिखें अर्थात, प्रक्रियात्मक त्रुटि में हिंदी वाले लिखेंगे अर्थात प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन ना किया जाना। ठीक, तो अब देखिए, ये बात आपको स्पष्ट हो गई कि अगर ऐसी 5 स्थितियां बनती हैं तो क्या होता है, तब जुडिशरी के पास आप जा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक सिचुएशन बनी है, कोई एक कंडीशन है, तो क्या होगा, हमारा आपका कहीं ना कहीं से हमारी आपकी स्वतंत्रता बाधित होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे आपके अधिकारों का हनन हो सकता है, किसी न किसी रूप में हमारा कोई नुकसान हो सकता है। अब ये 5 प्रकार के नुकसान आपको समझना होगा। ये 5 प्रकार ऐसे हैं जो न केवल कार्यपालिका को अपने दायरे में ले लेते हैं, बल्कि विधायिका को भी। नहीं समझा? अभी समझाता हूं। मान लो हम बात कर रहे हैं कि भाई प्रशासक प्रक्रियात्मक त्रुटि करता है, तो क्या विधि निर्माण में प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं हो सकती? प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट में लॉ बनाने का, उसमें से एकाध प्रोसीजर छोड़ दें, बिल्कुल होगा दंड। और क्या, दंड नहीं होगा तो फिर मस्त घूमेगा वो तो। ठीक है, तो अब क्या होगा, कोई प्रक्रिया उसने छोड़ दी, विधायिका में नहीं अपनाया, और उसी प्रोसीजर को लेकर के अगर कोई चला जाए कोर्ट में,
ठीक, तो क्या होगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए, तो इसलिए अब न्यायिक नियंत्रण के तरीके कौन कौन से हैं इस पर बात करेंगे। मेथड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण के तरीके। न्यायिक नियंत्रण के तरीके। सबसे पहला तरीका आप सभी को पता है, जुडिशियल रिव्यू। And for review, if you will write पुनरावलोकन, then that will be highly appropriate word. पुनरावलोकन, इट इज डन, आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड है इशुएंस ऑफ रिट्स, रिट जारी करना। आप ये भी जानते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, जानना तो आपको ये भी चाहिए जो मैं तीसरे नंबर पे रख रहा हूं, और पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। ठीक, स्टैट्यूटरी अपील, सांविधिक अपील। नंबर 4, सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध अभियोग। नंबर 5, suits against गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग। अभियोग, अब देखिए, असल में देखा जाए तो हमें क्या करना है, 2-3 चीजें देखनी है, 3 चीजें समझनी है। स्टैट्यूटरी अपील हम लोग समझेंगे, सरकार के विरुद्ध अभियोग समझेंगे, और सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध। ठीक, ये दोनों आप जानते हैं। रिव्यू जो है उसका भी सोर्स क्या है, आर्टिकल 13, 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, एंड फॉर हाई कोर्ट्स आर्टिकल 13 एंड 226। जुडिशियल रिव्यू, issuance of writ, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट्स 226। अभियोग का मतलब उसके खिलाफ मुकदमा लगाना। ठीक है,
कि किसी ने लिखा है पूरा बताओ, मुझे कुछ नहीं आता, जैसे लगता है कि मैं इनके घर का पर्सनल वाला सर्वेंट हूं। पूरा कर रहे, ऐसे बोल रहे हैं हमको। ठीक, चलिए, जो पॉलिटी का एरिया है उसमें मैं प्रवेश नहीं करूंगा, मैं कई बार बोल चुका। चलिए, बस जुडिशियल कंट्रोल के इतने ही मेथड हैं। ठीक, इतने ही मेथड। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग करेंगे स्टैट्यूटरी अपील। स्टैट्यूटरी अपील सांविधिक अपील। ठीक, देखिए, एक होता है लॉ जिसे आप कहते हो विधि। विधि जो है कोई भी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन से हो सकता है। जब आप कह दो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये, तो संवैधानिक विधि हो गई। ठीक, आप कह देते हो CRPC, वो भी विधि है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब भारतीय दंड संहिता बन जाएगा, IPC। साक्ष्य संहिता हो गया है, एविडेंस एक्ट। तो ये सारे लॉ हैं, सभी विधियां हैं। ठीक, ठीक है ना? तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना, कैसे डिफरेंस करें, कैसे डिफरेंस करें। तो लॉ समझ गए, और लॉ के बारे में पहले भी बहुत कुछ बात हो चुकी है। संविधि किसे कहते हैं? तो द लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर is also called as, या is called as statute। ठीक, विधायिका द्वारा पारित कानून या विधि को संविधि कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सांविधिक अपील का मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब ये जो कोर्ट में अपील होगी, कोर्ट में कोई व्यक्ति जब जाएगा अपील करने, तो ऐसे तो बहुत से मामलों में अपील होती है, आपके जमीन जायदाद के भी मामलों में अपील होती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होंगे जो उस विधि में ही लिखे रहेंगे कि इस मामले का या इस कानून से संबंधित कोई शिकायत आएगी तो हम कहां जाएंगे,
किस कोर्ट में जाएंगे, यह तक लिखा रहता है उस एक्ट में, उस अधिनियम में या उस संविधि में। संविधि का एक अच्छा उदाहरण, स्टैट्यूट का अच्छा उदाहरण आरटीआई एक्ट, जो आप ज्यादातर जानते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो अब सूचना के अधिकार अधिनियम में एक बात साफ साफ लिख दी गई कि भाई इसके मामले में जो भी मामला बनेगा वो सीआईसी तक जाएगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक या कमीशन तक, है ना, केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंचेगा। लेकिन इसमें यह भी कह दिया है कि किसी अन्य न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होगी। तो क्या मतलब हुआ, आरटीआई के मामले में प्रावधान क्या हो गया, सांविधिक अपील नहीं की जा सकती, सांविधिक अपील नहीं की जा सकती। इसी तरह से आप देखोगे कि कैट के मामले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मामले में क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मामले में पहले केवल इसके निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार उस एक्ट में ही है, कैट के एक्ट में ही है कि इसके विरुद्ध मामलों की सुनवाई करने का अधिकार कहां होगा, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्या हो गया, सांविधिक अपील, स्टैट्यूटरी अपील, क्योंकि उस कानून में ही बताया गया है कि कहां होगा सुनवाई का अधिकार। बाद में यह भी आप जानते हैं कि क्या कर दिया गया, अब कहा गया कि हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन कम से कम 2 जज की बेंच होनी चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, सांविधिक। ठीक, अब आप लिख लीजिए, सिंपल है, लिख लीजिए। सॉरी, थोड़ा आज गले में फिर से दिक्कत है, तो क्या करें। स्टैट्यूटरी अपील लिखिए, when in a statute itself, when in a statute itself, it is precisely given that in case of in case of any grievance, the aggrieved people can approach aggrieved people can approach for the redressal to a particular court or cannot approach any court, or cannot approach any court. सांविधिक अपील
हिंदी में लिखें, सांविधिक अपील केवल उन विधियों से संबंधित होती है जिनमें संसद, जिनमें विधायिका द्वारा पहले से ही, या नहीं ऐसे लिखें, विधायिका द्वारा, देखो ये कमेंट बंद करना या चलना ये सारा कुछ ना केजीएस देखती है। मैं कभी कभार किसी को ब्लॉक लॉक करने की बात कर सकता हूं। आपको कमेंट बंद करवा के क्लास चलवानी है तो केजीएस टीम को मेल कीजिए, वहां बात कीजिए, मैं नहीं कर सकता अभी फिलहाल। लिखेंगे आगे कि क्या लिख रहे थे हम लोग, हाँ, जब विधायिका द्वारा संविधि में ही यह प्रावधान रहता है, किया गया होता है, रहता नहीं, किया विधायिका द्वारा संविधि में ही यह प्रावधान, कमेंट से आपको फर्क पड़ रहा है ना, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यह प्रावधान किया गया होता है कि किसी प्रकार की शिकायत होने पर पीड़ित किस न्यायालय में जा सकेंगे, अपील कर सकेंगे, किस न्यायालय में अपील कर सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी विधि में सांविधिक अपील का कोई प्रावधान ना हो, जैसे कि आरटीआई एक्ट 2005। ये हुआ आपका सांविधिक अपील। इसके बाद बचता है सरकार के विरुद्ध अभियोग, और फिर उसके बाद बचता है सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग। कल करेंगे। जो लोग रिवीजन करके नहीं आएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा कल एकदम। कल की क्लास बिल्कुल समझ नहीं आएगी जो लोग रिवीजन करके नहीं आएंगे, ठीक है। नहीं जा सकते, यही तो बता रहा हूं मिस्टर रवि कुमार। योर एयर्स आर ओपन आर नॉट। अब जिनके जिनके जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछें। प्रश्नकाल शुरू हो गया। प्रश्नकाल में केवल थैंक यू आते हैं, उसके पहले दुनिया की बकवास। ऊपर लिखो, एक ऊपर लिखो, दिखाओ सर प्लीज टेक एक मिनट नीचे आओ, और नीचे डेमो क्लास ऑफ ऑप्शनल। डेमो क्लास ऑफ ऑप्शनल पहले ही जा चुकी है। अरे ऊपर करो भाई, एक मिनट रुको।
डेमो क्लास ऑफ ऑप्शनल जो है वो यूट्यूब पे पड़ा है, देख लीजिए। जुडिशियल एक्टिविज्म एक और मेथड होगा जी? नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL इज नॉट एनी मेथड दैट कम्स अंडर द रिट। एक मिनट ऊपर करो, डायग्राम पे क्या लिख रहा है। दिक्कत होती रहती है, क्या करें। और पढ़ो सचिन कुमार, रिपीट करने वाले कोई सवाल का जवाब मैं नहीं देता। न्यायिक सक्रियता रीट के अंतर्गत ही आ जाती है। वो एक डिवाइस है जो न्यायालय ने खुद से शुरू कर ली। किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऑफिशियल्स आर करप्ट, दे हैव टू अवॉइड। हम आप क्या कर सकते हैं? सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट अभी होगा कल। आचार संहिता केवल चुनाव के समय चुनावी आचार संहिता लगती है। चुनाव के समय केवल चुनावी आचार संहिता। थोड़ा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, लेफ्ट वाले में क्या है प्रावधान? नहीं, हाँ, इसका प्रावधान रहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। वही तो कह रहा हूं, कोर्ट नहीं जा सकते, काम खत्म। एकीकृत भी थोड़ा, अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, उसको जाने दीजिए। करंट अफेयर्स के अलावा, अखबार के अलावा और क्या पढ़ना है? अपने दिमाग को इस्तेमाल करते रहिए, सभी चीजों पर नजर बनाए रखिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे भारत में मंत्री अश्विनी मिश्रा कहीं नहीं हो सकती। जहां नहीं लिखा तो नहीं लिखा। मैं परेशान नहीं होता मेवानी, ठीक है? मेवानी या मेरवाड़ी जो भी नाम है आपका। देखो, जिसकी जो वो है प्रवृत्ति है, वो बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता, और संत हैं बेचारे, वो उसको बार बार पानी से निकालना नहीं छोड़ते। जब बनोगे अफसर तो जय देख लेना कैसे होती है तथ्यों की खोज में गड़बड़ी। खुद ही करोगे। जो हालत है यहाँ बैच की, अगर इनमें से कोई गलती से भी बन गया तो यही ना करेगा, उसको कुछ बुझाएगा ही नहीं। कहेगा हमको तो कुछ बुझाइए नहीं रहा है, तो कैसे करें? तो गलती करेगा। और सरकारी अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं होती कि वो इग्नोरेंट हों। कई बार आप सुनते हैं ना, इग्नोरेंट होना। इग्नोरेंट को क्या कहेंगे हिंदी में, याद नहीं आ रहा है मुझे। इग्नोरेंट सब समझते होंगे, अज्ञानतावश। तो यदि आप सरकारी अधिकारी बन जाते हैं तो आपसे इग्नोरेंट होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कहा गया है कि इग्नोरेंट केवल एनिमल हो सकता है, मनुष्य तो इग्नोरेंट हो ही नहीं सकता। ठीक, अनदेखा करना, हाँ। तो अगर अनदेखी भी कर गए आप, लापरवाही कर गए, अज्ञानतावश कुछ कर गए, तो भी सजा मिलेगी, तो भी पनिशमेंट मिलेगा। हम्म। विजय कुमार, क्या हुआ विजय कुमार, तुम किस पीड़ा में हो? पीटी का क्वेश्चन, इसको इसको शोभित मिश्रा को अगली बार अगर ये पीटी का प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे ना,
तो इसको ब्लॉक कर देना, ठीक, पक्का ब्लॉक करना। 1 लाख बार बता चुका हूँ, ये मेंस की क्लास है। चलो बंद करो, किसी के पास कुछ नहीं। थैंक यू।